नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। अरविंद केजरीवाल के एक कदम ने, एक फैसले ने बीजेपी को चारों तरफ से घेर लिया है। आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने परसों कल ये ऐलान किया था कि वो 2 दिन में अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, यानी मुख्यमंत्री के पद से अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे। इससे पहले 13 सितंबर को अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी, तब बीजेपी चौंक गई थी कि अब उसकी अगली रणनीति क्या होगी, क्योंकि वो जानती है कि अरविंद केजरीवाल जब सड़कों पर उतरेंगे, जब वो चुनाव प्रचार में उतरेंगे, तो उसके लिए फिर उनका सामना करना कितना कठिन हो जाएगा। लेकिन बीजेपी ने ये नहीं सोचा था कि अरविंद केजरीवाल इतने जल्दी अपने इस्तीफे का ऐलान भी कर देंगे। उन्होंने कल एक सभा की और उन्होंने ये कहा कि मैं अब 2 दिन में, अगले 2 दिन में इस्तीफा देने वाला हूं। और इस बात को लेकर फिर से ये चर्चा शुरू हो गई कि अरविंद केजरीवाल के इस फैसले का आखिर मतलब क्या है। बीजेपी ने तो इसको सीधे सीधे पीआर स्टंट करार दे दिया और ये सवाल उठने लगे कि इससे पहले तो अरविंद केजरीवाल से बार बार क्यों नहीं इस्तीफा दिया, उन्होंने इतनी देर क्यों की, क्या ये उनके जुर्म का इकबालिया बयान है। कई तरह के आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगने शुरू हो गए हैं और ये भी कहा जाने लगा कि अरविंद केजरीवाल अब सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे और फिर अपनी मनमर्जी चलाएंगे। हालांकि अरविंद केजरीवाल का अगला कदम क्या होगा, इस बारे में या तो वो जानते हैं या आम आदमी पार्टी के उनके करीबी जानते हैं। इस समय जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले ही मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा जैसे तमाम नेता अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक करने पहुंच गए हैं और शायद उस बैठक में यही चर्चा हो रही है कि अब दिल्ली के अगले सीएम का नाम क्या होगा, कौन वो चेहरा होगा जिसको अरविंद केजरीवाल अब अपनी सत्ता सौंपेंगे या दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ये जो नया दांव चला है, क्या है इसके सियासी मायने, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे कि आखिर इस फैसले से किस तरह बीजेपी घिर चुकी है हरियाणा चुनाव में और उसके बाद आने वाले दिल्ली चुनाव में, जो कि अब कब होंगे ये पता नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने तो मांग की कि जल्दी दिल्ली के चुनाव भी करा दिए जाएं, यानी इसी साल के आखिरी में जब महाराष्ट्र के चुनाव होंगे तब आप दिल्ली के चुनाव भी करा लीजिए। लेकिन क्या पता निर्वाचन आयोग केजरीवाल की इस बात को माने या न माने, क्योंकि उसे भी तो बीजेपी की सुविधा का ख्याल रखना है, क्योंकि दिल्ली में अगले साल फरवरी में चुनाव ड्यू है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, तो बीजेपी इसे भी एक चालाकी भरा फैसला बता रही है और सवाल उठा रही है कि आप विधानसभा भंग क्यों नहीं करते थे। हालांकि आतिशी जो अरविंद केजरीवाल के कैबिनेट में मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा है कि जब 6 महीने का ही कार्यकाल बचा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चुनाव पहले भी करा सकते हैं और उसके लिए विधानसभा भंग करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी जो संवैधानिक तरीके हैं उन पर सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं दिख रहा है, या उस पर अरविंद केजरीवाल को घेरने का कोई मतलब नहीं दिख रहा। वो अपना होमवर्क हमेशा अच्छे से करते आए हैं और इस बार भी शायद ऐसा ही है। जेल में ही शायद अरविंद केजरीवाल ने यह तय कर लिया था कि वो बाहर निकलेंगे तो वो इस्तीफा दे देंगे और उसके बाद बीजेपी को और दोगुनी ताकत से घेरेंगे। लेकिन बीजेपी शायद इस फैसले के लिए तैयार नहीं थी और उसे लग रहा था कि वो अरविंद केजरीवाल को चुनाव में इसी बात पर घेरती रहेगी कि भाई आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है और आप खुद को ईमानदार नेता होने का दावा करते हैं, तो आप अपनी सत्ता क्यों नहीं छोड़ देते, आप कुर्सी क्यों नहीं छोड़ देते। और बीजेपी इस उम्मीद में थी कि वो अरविंद केजरीवाल सत्ता नहीं छोड़ेंगे और वो उनको इसी सवाल पर घेरती रहेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल ही अब लग रहा है बाजी पलट दी। उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया और ये कहा कि अब जब तक दिल्ली की जनता ये नहीं कहेगी कि अरविंद केजरीवाल मेरा केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं उस सत्ता पर नहीं बैठूंगा, यानी इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। साफ है कि अरविंद केजरीवाल ने अब जनता के बीच जाकर ये कार्ड छेड़ दिया है, जिस पर बीजेपी घबरा रही है। क्योंकि दिल्ली के चुनाव में, हालांकि सुधांशु त्रिवेदी जैसे कुछ नेताओं का ये कहना है कि अभी 3 महीने पहले ही दिल्ली में जनता ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन वो इस बात को भूल रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने लोकसभा चुनाव में अपना फैसला सुनाया, जबकि पहले के 3 बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो ये बता रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने बीजेपी को नकार दिया है। तो बीजेपी दिल्ली की सत्ता में आ ही नहीं पा रही है। अब अरविंद केजरीवाल के इस नए दांव के बाद क्या उसका ये मंसूबा पूरा होगा, ये देखने वाली बात है। क्या कुछ है अरविंद केजरीवाल का ये दांव और इससे कैसे घिर गई है बीजेपी, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। खरी खरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम सुनते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कल अपना जो इस्तीफे की घोषणा की थी उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा था, किस तरह उन्होंने ये कहा कि अब मुझे सत्ता का मोह नहीं है। एक बार सुन लेते हैं अरविंद केजरीवाल की ये बात। दोस्तों,
2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। अमरेंदु जी, 14 फरवरी 2014 को भी अरविंद केजरीवाल ने इसी तरह अपने इस्तीफे का ऐलान किया था। तब उनकी सत्ता कुछ दिनों की ही थी और कांग्रेस के सहयोग से तब पहली बार जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार भी बनी थी, उस समय अरविंद केजरीवाल ने बरसते पानी के बीच, यानी बारिश के बीच, उन्होंने ये ऐलान किया था कि जो लोकपाल बिल है वो गिर गया है। उन्होंने कहा था कि दोस्तों, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं यहाँ कुर्सी के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ जन लोकपाल बिल के लिए आया हूँ। आज लोकपाल बिल गिर गया और हमारी सरकार इस्तीफा देती है। लोकपाल बिल के लिए 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। मैं इस बिल के लिए जान भी देने के लिए तैयार हूँ। तब आम आदमी पार्टी का नया नया अस्तित्व था और जाहिर है लोगों का जोश भी अलग किस्म का था। और आम आदमी पार्टी की पहली बार सरकार बनी और मुख्यमंत्री बनने के बाद इतने जल्दी इस्तीफा देंगे, ये कदम तब भी बीजेपी के लिए अप्रत्याशित था। हालांकि उसके बाद जब चुनाव हुए तब केजरीवाल और ज्यादा बहुमत से जीत गए। तो ये एक अलग किस्म की राजनीति उन्होंने तब की थी। और 10 साल बाद, यानी 15 सितंबर 2024 को जब अरविंद केजरीवाल फिर से अपने इस्तीफे का ऐलान करते हैं और ये कहते हैं कि अब जनता जो मुझे वोट देगी, उसका वोट जो होगा वो मेरे लिए ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। हालांकि अन्ना हजारे अब फिर बाहर निकल आए। मतलब वो जब जब केजरीवाल की कोई बात होती है तो वो पता नहीं, नींद से, जैसे वो कुंभकर्ण नींद से 6-6 महीने में जागता है, ऐसे अरविंद अन्ना हजारे भी इसी तरह से राजनीति के मामले में जागते हैं। उनके कारण क्या कुछ हुआ दिल्ली में और यूपीए की सत्ता कैसे गिरी, बीजेपी को कैसे सत्ता में आने का मौका मिला, वो पूरी एक अलग उसका इतिहास है और सब जानते हैं उस बात को। लेकिन अब अन्ना हजारे अब अरविंद केजरीवाल को फिर से घेरने के लिए सामने आ गया और उनका एक जो बयान है आज का, उसमें वो ये बोल रहे हैं कि मैंने तो उसको कहा था राजनीति में मत आना और समाज सेवा और उसका आनंद अलग होता है, उसमें डूबे रहना, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। लेकिन अन्ना हजारे के बयान से अलग आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल का ये जो मूव है, क्या इसको हम स्मार्ट मूव कह सकते हैं, जिसमें कि बीजेपी समझ ही नहीं पा रही है कि अब उसको इसका जवाब कैसे देना है? अरविंद केजरीवाल पर हमले करने का तो कोई असर नहीं होगा, क्योंकि जितना ज्यादा बोलेगी बीजेपी उतना ज्यादा गिरेगी। जब वो अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की बात उठाएगी तो फिर सवाल उठेंगे कि मणिपुर में एन बीरेन सिंह अभी तक क्यों बैठे हुए हैं सत्ता में, उनसे इस्तीफा क्यों नहीं लिया जाता, और ऐसे बहुत से नाम सामने आ जाएंगे। क्या कहेंगे अमरेंदु जी? देखिए समिता जी, एक तो अरविंद केजरीवाल का जो मूव है बहुत स्मार्ट मूव है और एक तरीके से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए और ख़ासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कई समस्याएं खड़ी कर दी हैं अरविंद केजरीवाल ने। एक तो भारतीय जनता पार्टी अब ये तय कर ही नहीं पा रही है कि उसको अरविंद केजरीवाल पे किस मसले को लेकर हमला करना है। भाई, जिस मसले में, जिस आरोप में अरविंद केजरीवाल जेल गए थे उसमें उनको जमानत मिल चुकी और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणियाँ दोनों एजेंसीज़ के लिए की, ईडी के लिए भी और सीबीआई के लिए भी बहुत तल्ख टिप्पणियाँ सुप्रीम कोर्ट की हैं। और जाहिर सी बात है कि ये मुकदमा लंबा चलेगा, मुकदमा कभी भी कायम कराया जा सकता है, किसी पे भी कायम कराया जा सकता है।
एक उसकी प्रक्रिया, तो जाहिर सी बात है मुकदमा तो लंबा चलेगा, लेकिन जमानत देते समय जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने, चाहे वो ईडी के केस में हो चाहे सीबीआई के केस में, दोनों में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणियां की, वो सीधे सीधे एक तरीके से समझा सकता है कि वो जो केंद्र की सरकार है उसके ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी वो टिप्पणियां समझी जा सकती हैं, चूंकि विपक्ष का आरोप यह है कि एजेंसियां लगातार बीजेपी के टूल की तरीके से काम कर रही हैं और विपक्षी नेताओं को उसमें फंसाने का काम कर रही हैं, इस तरीके से मुकदमे कायम किए जाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जब जमानत पर लौट करके आते हैं और 177 दिन जेल में रह करके जब आते हैं अरविंद केजरीवाल, उस दौरान इस्तीफा अगर नहीं देते हैं और बाहर आकर जब वो फ्री हैं, जब वो घूम सकते हैं, तब आकर अगर वो इस्तीफा देते हैं, तो ये एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रोपेगेंडा की हवा अरविंद केजरीवाल ने निकाल दी। इसमें अब कोई दो राय समिता जी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए पेश कर दी है। अब भारतीय जनता पार्टी करे तो करे क्या? जो अरविंद केजरीवाल का मूव, अब देखिए उन्होंने जिस तरीके से पहले तो कल बुलाया उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस और अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया और उसमें अचानक उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। इतवार का दिन जब टीवी चैनल सब आराम कर रहे होते हैं, उनके एंकर सब आराम कर रहे होते हैं और रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, तब दिन भर तमाम टीवी चैनल्स को इस पर लाइव कार्यक्रम करने पड़े अरविंद केजरीवाल के इस घोषणा को। अब अरविंद केजरीवाल कल ही जाकर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंप सकते थे, कल नहीं सौंपा, कल उन्होंने घोषणा कर दी और 2 दिन उन्होंने ले लिए कि अब सुर्खियों में बने रहेंगे। आज दिन भर भी टीवी चैनल्स को चर्चा करनी पड़ रही है केजरीवाल की। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, सारे टीवी चैनल्स कल नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की कार्यक्रम की चलाते, अब कल भी कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे अरविंद केजरीवाल पे। यानी अब कल मजबूरी हो जाएगी कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के साथ साथ लोगों को चर्चा करनी पड़ेगी अरविंद केजरीवाल की। अब अरविंद केजरीवाल कल इस्तीफा देंगे, आज शाम को पीएससी की बैठक हो रही है, पीएससी की बैठक के बाद कल विधायक दल की बैठक होगी। अब पहले सुबह जाएंगे केजरीवाल, एलजी को इस्तीफा दे देंगे, उसके बाद वो विधायक दल की बैठक होगी, वो नया नाम चुना जाएगा, वो नया नाम कौन चुना जाएगा, फिर दिन भर इस पर चर्चा होगी। यानी कल प्रधानमंत्री के कार्य का जो जन्मदिन था उसको अरविंद केजरीवाल ने खोटा कर दिया। तो यानी जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मूव करती है और जो सुर्खियां बटोरने का होता है हेडलाइंस मैनेजमेंट, अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी से 4 हाथ आगे निकल गए हेडलाइंस मैनेजमेंट में भी। अब अरविंद केजरीवाल समिता जी अगर मुख्यमंत्री बने भी रहते 5 महीने तक और उनके ऊपर जिस तरीके की बंदिशें थी उसमें, तो हालांकि वो बंदिशें ऐसी थी कि उससे कोई असर नहीं पड़ना था, चूंकि वो उनके पास कोई विभाग ही नहीं है, उनको उन फाइलों पे दस्तखत करने थे जो एलजी के पास जानी है, तो उसके लिए छूट थी कि आपको उन पे आप कर सकते हैं। कोई लोक लुभावन वायदे जो करने हैं जो एक मुख्यमंत्री के तौर पर रहती हुई, उस पर कोई आप पाबंदी नहीं थी कि आप कोई घोषणा नहीं कर सकते। पाबंदी सिर्फ ये थी कि आप जो केस चल रहा है उससे संबंधित आप कोई बयान नहीं दे सकते, तो उस पर कोई बात नहीं, अभी भी बयान नहीं देंगे उस पर, तो अभी भी रहेगी पाबंदी, उस पर कोई बयान नहीं दे सकते। गवाहों को आप अप्रोच नहीं कर सकते, वो तब भी रहेगी पाबंदी, वो अब भी रहेगी। यानी कि जो चीज़ें हैं वो वैसी की वैसी रहेंगी। तो अरविंद केजरीवाल को एज ए मुख्यमंत्री काम करने के लिए कोई दिक्कत नहीं थी। अब अरविंद केजरीवाल ने त्यागपत्र देकर बीजेपी के सामने चुनौतियां खड़ी कर दी हैं कि बताइए अगला विधानसभा चुनाव जो आ रहा है, अरविंद केजरीवाल के मुकाबले आपके पास कौन प्रत्याशी होगा। अब सरकार जो चलेगी वो नया मुख्यमंत्री बनेगा, वो अपने काम करेगा, नाली खड़ंजे ठीक कराने वो नया मुख्यमंत्री कराएगा, स्कूल ठीक कराने नया मुख्यमंत्री कराएगा। अरविंद केजरीवाल 24 घंटे राजनीति करेंगे और सिर्फ राजनीति करेंगे, और हर मिनट वो नरेंद्र मोदी के लिए और बीजेपी के लिए कोई ना कोई नई परेशानी खड़ी करते रहेंगे। समित्रा जी, ये एक तरीके से उन्होंने नई चुनौती पेश कर दी है। जी 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 बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ गए हैं इकरार खान, हमारे संवाददाता हैं। इकरार, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल। इकरार, आप दिल्ली के लोगों के बीच आपका जाना बना रहता है, आप सीधे ग्राउंड से रिपोर्ट करते हैं, तो क्या आप बता सकेंगे कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे का ये जो असर है वो दिल्ली की जनता के बीच किस तरह से है और इसका असर हरियाणा चुनाव पर किस तरह से पड़ेगा, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, कल जब अरविंद केजरीवाल ने जिस समय फैसला लिया, किसी को इस चीज के बारे में जानकारी नहीं थी कि वो इस तरीके से फैसला ले सकते हैं। इवन उनके जो बहुत ही करीबी लोग हैं उनको भी ये पता नहीं था, मनीष सिसोदिया तक को इस बात की जानकारी नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने जब ये फैसला लिया तो वहां जो लोग मौजूद थे, मैं खुद वहां मौजूद था, वहां लोगों का जब मैंने प्रतिक्रिया ली तो सभी लोग स्तब्ध थे एक तरीके से कि ये क्या हुआ आखिर। लेकिन क्योंकि उनके कार्यकर्ता हैं, वो सब हैं, तो वो अरविंद केजरीवाल को अपना सर्वोपरि मानते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी इन्होंने डिसीजन लिया है वो बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। लेकिन एक बहुत जो गहरी बात उसके अंदर निकल कर आई, वो सबसे बड़ी बात ये
थी कि अपने भाषण के दौरान उन्होंने मुझे नहीं लगता जितना मैंने भाषण सुना उसमें कहीं ना कहीं हरियाणा चुनाव का कोई जिक्र किया हो या कुछ और या इंडिया गठबंधन के बारे में कुछ कहा हो। सीधा सीधा उनका जो टारगेट था वो भाजपा थी टारगेट। हरियाणा चुनाव पे सीधे सीधे तौर पर जो जितना मैंने देखा मेरी जानकारी में उन्होंने नहीं कहा। हमने कुछ कार्यकर्ताओं से पूछा, कुछ आम लोगों से पूछा। आम लोगों से जब हमने पूछा कि भाई अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, क्या यह ठीक किया, तो लोगों का एक सुर में यही कहना था कि देखिए अगर काम नहीं करने दिया जाता किसी को तो इस्तीफा तो देना बनता ही है, और उनको काम भाजपा द्वारा काम नहीं करने दिया जा रहा था तो लोगों की तरह तरह की राय थी। वहीं कुछ लोगों का ये कहना था कि देखिए भाजपा का तो काम ही यही है, और मुख्यमंत्री जो है वो एक तरीके से ये मिसाल पेश की है, क्योंकि कोई मुख्यमंत्री जो पद पे बैठा वो कभी इस्तीफा नहीं देता। यहाँ तो जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं या अन्य पार्टियों के मुख्यमंत्री पार्टियां तोड़ देते हैं लेकिन इस्तीफा नहीं देते हैं। बहुत तमाम तरीके की बातें जो है वो निकल कर आई। लेकिन वहीं उससे सबसे महत्वपूर्ण बात जो अमलेंदु जी कर रहे थे, हमने आतिश से ये सवाल पूछा कि आखिर आपने 2 दिन का समय क्यों लिया, क्योंकि भाजपा ने भी ये सवाल पूछा। सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सवाल पूछा कि भाई जब इस्तीफा देना था तो आपने आज ही क्यों नहीं इस्तीफा दिया, आपने सिर्फ घोषणा क्यों की। तो उसके पीछे जो आतिश ने कहा, चाहे पीछे कुछ और बात रही हो, लेकिन आतिश ने कहा कि क्योंकि संडे आज छुट्टी थी और शनिवार का लीव की छुट्टी है, तो 2 दिन की छुट्टी के वजह से जो है इस्तीफा तीसरे दिन यानी मंगलवार 17 तारीख के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने कहा। अब उसके पीछे का कोई भी कारण रहा हो, कुछ भी हो, लेकिन जब हमने सवाल पूछा तो उन्होंने ये कहकर जो है वो कि हम साथ ही हमने पूछा कि क्या हम जो इस समय बात कर रहे हैं क्या वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार से बात कर रहे हैं। उस समय सौरभ भारद्वाज भी थे, आतिशी खुद मौजूद थी, वो थोड़ा मुस्कुराए लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सुबह से आज जो है वो जो पावर सेंटर बना हुआ वो अरविंद केजरीवाल का घर बना हुआ है। पार्टी ऑफिस में इस समय कुछ नहीं है, सब शांति है। पार्टी ऑफिस में कुछ नहीं, जो पावर सेंटर है वो अरविंद केजरीवाल का घर है। वहां सुबह मनीष सिसोदिया मिलने गए, सौरभ भारद्वाज मिलने गए, जितने तमाम बड़े नेता हैं वो सब मिलने के लिए गए। वहां तमाम तरीके की जो है शाम को, क्योंकि 5 बजे करीब पीएससी की बैठक है, वो वहीं अरविंद केजरीवाल जी उनके घर पे होने वाली है। पीएससी की बैठक में आपको बता दूं, जैसे कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी है, उसी तरीके से जो आम आदमी पार्टी की पीएससी है, सबसे महत्वपूर्ण जो भी निर्णय लेने हैं वो यही कमेटी लेती है। इसके अरविंद केजरीवाल खुद सदस्य हैं और मनीष सिसोदिया है, आतिशी है, सौरभ भारद्वाज है, कई ऐसे तमाम जो कैबिनेट मंत्री है वो सब है। तो ये जो फैसला लिया जाएगा, जो भी चर्चा की जाएगी, हालांकि घोषणा मुझे जो लगता है वो विधायक दल की बैठक के बाद की जाएगी, लेकिन शाम 5 बजे तक ये तय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि बैठक पीएससी की बैठक इसीलिए की जा रही है। वहीं अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल का फैसला लिया गया, उस समय सभी विधायकों के कहते हैं पहुंचा जी। अब आ रही आवाज मेरी, सुन सकते हैं? जी आ रही। हाँ, और जिस समय जब ये फैसला लिया गया इसके बाद में तुरंत सभी जो विधायक है उन सबके पास एक एसएमएस गया। एसएमएस में ये कहा गया कि आप किसी तरीके की कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, मीडिया से कुछ बात नहीं करेंगे। इवन मैं खुद वहां मौजूद था, जो विधायक मेरे से बात कर लेते थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नहीं, हमें सख्त हिदायत है कि हम बात नहीं करेंगे। काउंसलरों को भी मना किया गया। इवन जब जो बड़े नेता हैं जो हमसे बात कर लेते थे, उन नेताओं ने भी ये कहा कि यार हमें खुद नहीं पता कि मतलब ये क्या है और क्या होने वाला है, बल्कि वो खुद पत्रकारों से जानना चाह रहे थे कि आप लोगों को ज्यादा पता होता, आप लोग बताइए क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। वहीं अगर नामों की चर्चा की हम बात करें तो बहुत समय से जो है कई लोग सुनीता केजरीवाल का नाम चला रहे हैं, लेकिन सुनीता केजरीवाल का मुझे जो लगता है वो सुनीता केजरीवाल नहीं हो सकती, क्योंकि फिर भाजपा एक वही बात कहेगी। कल भाजपा ने कहा कि जी अरविंद केजरीवाल नहीं तो सुनीता केजरीवाल होंगे। कई समय से जो है वो यही बात कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है पावर सेक्टर को जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने देना चाहते, वो यानी कुल मिला के जो है वो अपने पास रखना चाहते। तो सुनीता केजरीवाल मुझे लगता है कि इस रेस में नहीं है। जो रेस में बने हुए हैं वो आतिशी है, कोई दलित चेहरा भी हो सकता है, जिसमें कुलदीप कुमार, सबसे पहले हम ही ने कहा था कुलदीप कुमार हो सकते हैं, राखी बिरलान हो सकती हैं, लेकिन राखी बिरलान से ज्यादा मुझे कुलदीप का इसलिए लगता है कि कुलदीप इस समय जो है पार्टी के कई मुद्दों पर बहुत प्रखरता से और अपनी बात रख रहे हैं। दलितों के मुद्दों पर, कई मुद्दों पर वो बात रख रहे हैं, तो एक दलित वो भी हो सकते हैं। सौरभ भारद्वाज का नाम भी है, गोपाल राय का भी है और इमरान हुसैन का भी है। लेकिन इन सब में जो अभी तक जो सिनेरियो है, जिस तरीके से अपने भाषण में भी अरविंद केजरीवाल ने जिक्र किया, आतिशी का जिक्र किया कि मैं दिल से चाहता था कि वो झंडा फहराएं, उन्होंने चिट्ठी भी लिखी इस बात को लेकर, तो कहीं ना कहीं वहीं। और जो एक नाम ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का भी, कैलाश गहलोत का भी कहीं जगह चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कैलाश गहलोत के जो है इतने अच्छे नंबर है अरविंद केजरीवाल के नजरों में। तो शाम तक जो है 5 बजे तक ये सब इस बारे में पता चल जाएगा। और साथ ही अरविंद केजरीवाल जो है वो हरियाणा का कहाँ जाएंगे, इन सब पे इस पीएससी की बैठक में सब कुछ फैसला होगा जी। बिल्कुल, आज शाम तक ये फैसला हो जाएगा कि दिल्ली में अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा,
क्योंकि जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है, अरविंद केजरीवाल के अलावा किसी और का चेहरा इस बारे में न जनता ने सोचा था, और मेरा ख्याल है आपके नेताओं को भी यही लग रहा था कि हम लोग सब पीछे ही रहेंगे और केवल अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स काफी बदल गई है। इकरार, आपसे मैं जानना चाहती हूँ 2014 की जो आप थी, यानी जब पहली बार अरविंद केजरीवाल ने इस तरह इस्तीफा दिया था, और अब 10 साल बाद फिर से वही मौका आया है, उसी तरह की स्थितियां बनी हैं, फिर से अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं। इन 10 सालों में आम आदमी पार्टी में क्या बदलाव आपने देखा है और जनता के बीच उसकी किस तरह से छवि बनी है? क्योंकि बार बार चुनाव जीती है तो जाहिर है उसको वोट तो जनता दे रही है, लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी से जुड़े बहुत से नेताओं ने उससे किनारा कर लिया और अरविंद केजरीवाल के काफी करीबी रहे लोगों ने ही उन पर निशाना साधने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन अब जबकि अरविंद केजरीवाल ने एक ये बड़ा फैसला लिया है, आप क्या महसूस करते हैं 10 सालों में कितना बदल गया है आप आम आदमी पार्टी का ये जो पूरा कैडर है और उसकी जो राजनीति है, उसमें आप क्या फर्क देख रहे हैं? जो अभी 10 सालों की अगर हम बात करें, अभी मैं आपका नजदीक के लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। डीबी लाइव की टीम जो है वो फील्ड पे थी, हम लोगों के पास गए। आज वहां बगल में इंडिया गठबंधन के सहयोगी थी आम आदमी पार्टी, बगल में कांग्रेस के एक बड़े लीडर की मीटिंग चल रही थी और उसी के बगल में बहुत मतलब जो है एक तरीके से हरिजन बस्ती थी, उसमें हम लोग गए। हम लोगों ने पूछा कि भाई आप लोग किसको वोट करेंगे, तो उन लोगों ने कहा कि सेंटर तो जो है वो अरविंद केजरीवाल, हम नरेंद्र मोदी को भी वोट करने जा रहे हैं। हमने कहा भाई आप तो दिल्ली के चुनाव है, दिल्ली में मुख्यमंत्री आपको कई सारी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं वो लोग। तो उन लोगों में से कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई जब सेंटर का चुनाव हुआ तो मोदी को करेंगे, और यही चुनाव अगर दिल्ली का चुनाव होगा तो हम अरविंद केजरीवाल को करेंगे। तो जो ये सिनेरियो है 14, 19, उसके बाद में हमारे जो संपादक जी हैं, उन्होंने भी जो जब डिप्टी सीएम का इंटरव्यू किया था, उन्होंने उसमें भी मनीष सिसोदिया ने साफ कहा था कि हम जो बातें हैं वो लोकसभा चुनाव की अलग रहती है, उससे 4 महीने बाद में जब चुनाव होता है तो जनता हमें ही चुनेगी। तो उन्हें यही विश्वास है। और वहीं अगर 10 साल में हम पार्टी की बात करें तो देखिए, आम आदमी पार्टी का मतलब है कि अरविंद केजरीवाल, जो अरविंद केजरीवाल के प्रति ईमानदार होगा वो पार्टी के अंदर बना रहेगा या वो पार्टी के साथ चलता रहेगा। जो भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जिन लोगों ने जाने की कोशिश की है, उसे पार्टी ने साफ तौर पर जो है या तो बाहर का रास्ता दिखा दिया या उनके लिए मुश्किलें ज्यादा बढ़ा दी हैं, जिसकी वजह से पार्टी छोड़कर गए थे। अभी हाल ही में जो है वो एक एमएलए जो है वो भी पार्टी से इस्तीफा देकर, दो एमएलए जो पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी का ये कहना था कि भाई आप चले जाइए, आप अगर हमारे नेता के प्रति ईमानदार नहीं है तो आप हमारे प्रति कैसे ईमानदार हो सकते हैं। तो जो 10 सालों का जो आप देखेंगे, अगर दिल्ली का सिनेरियो देखेंगे तो आम आदमी पार्टी ने अभी निगम में भी आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे बहुमत से आई, लेकिन जो ये एलजी और दिल्ली सरकार का जो ये मामला बनता रहा उसमें अभी अब मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले वार्ड समिति के चुनाव हुए। दिल्ली नगर निगम में वार्ड समिति होती है, वो 12 जोन है दिल्ली नगर निगम में। तो 12 जोन में से ही जो मेंबर चुने जाते हैं वो स्टैंडिंग कमेटी मेंबर स्टैंडिंग कमेटी के लिए वोट करते हैं, और वो स्टैंडिंग कमेटी होती है जिसकी दिल्ली नगर निगम में जिसकी स्टैंडिंग कमेटी होती है वो मेयर से ज्यादा पावरफुल होता है। सारे जो भी फाइनेंस के फैसले हैं वो स्टैंडिंग कमेटी में लिए जाते हैं। तो उसी स्टैंडिंग कमेटी को अपने कब्जे में करने के लिए भाजपा ने कुछ विधायक, कुछ काउंसलरों को जो है कुछ दिन पहले ऑपरेशन लोटस चलाकर अपने अंदर शामिल किया। शामिल करने के बाद में 12 में से वो 7 में जो है वो अपना बहुमत लेने में कामयाब हुए। अब जो मामला फंसता वो यही मामला फंसता है कि जब चुनी हुई मेयर है, दिल्ली की मेयर है, आम आदमी पार्टी की मेयर है, अगर स्टैंडिंग कमेटी बीजेपी के पास चली जाती है तो कितना मुश्किल हो जाएगा मेयर के लिए हाउस चलाना, कितना मुश्किल हो जाएगा एजेंडा चलाना। एक तरीके से दिल्ली नगर निगम का जो संविधान है उसमें सब जो पावर है वो स्टैंडिंग कमेटी के पास पावर होती है, वही निर्णय ले सकती है, सब कुछ ले सकती है। तो ये जो कुछ दिनों से सिचुएशन थी, वहीं उसके साथ साथ जो हमने कई बार देखा है, एक मुख्यमंत्री का और भी राज्यों के अगर हम मुख्यमंत्री देखते हैं, अगर कोई बड़ा इवेंट होता है, उस राज्य में किसी सड़क का उद्घाटन होना हो, फ्लाईओवर का उद्घाटन होना हो, या कोई बड़ा काम होना, या किसी को नियुक्ति पत्र देना हो, तो उसमें मुख्यमंत्री आगे होता है। लेकिन हम जो पत्रकार हैं, हम लोगों ने कई बार ये नोटिस किया कि उनके बजाय एलजी जो है, एलजी जाते हैं, एलजी नियुक्ति पत्र सौंपते हैं।
तो ये मुख्यमंत्री के लिए भी एक बहुत चिंता का विषय है कि एक चुने हुआ मुख्यमंत्री भी अगर ये सब काम नहीं करेगा और खाली एक एलजी जो है जो एक प्रशासनिक प्रमुख है दिल्ली के अंदर, वो अगर इस तरीके के सीएम वाले काम करते रहेंगे तो काम करना निश्चित रूप से बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी सीएम के लिए। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो लग रहा था कि आने के बाद में बहुत उनके साथ बहुत मुश्किलें पेश होनी थी, हालांकि ऐसी कुछ रिस्ट्रिक्शन थी नहीं, लेकिन क्योंकि 4 से 5 महीने का समय है और एलजी जिस तरीके से दिल्ली के उपराज्यपाल है वो बार बार बयानबाजी करते हैं, उनकी फाइलें वापस भेजते हैं या एमसीडी के बहुत सारे मामले हैं, तो कुल मिला के जो है बहुत मुश्किलें अरविंद केजरीवाल ये जानते थे कि मुझे पेश आएंगी, क्योंकि फाइल जो है वो एलजी को भेजना, एलजी वहां से वापस भेजना, मतलब जहां जरूरी है वहां तो एलजी अपना निर्णय ले लेते हैं, जहां फंसाना होता है वहां सीएम का नाम लेके वो फाइल को रोक देते हैं कि नहीं अभी इस पे सीएम के साइन होना बहुत जरूरी है। तो जो अरविंद केजरीवाल का फैसला जब मुझे जो लगता है कि वो उनके लिए बहुत ठीक रहने वाला है, क्योंकि जो इस समय जो दिल्ली की सिचुएशन है वो एक तरीके से एलजी बनाम सीएम अरविंद केजरीवाल रहे हैं, लेकिन उसके अंदर एलजी जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल यहाँ नजर आ रहे हैं। बहुत सारे अधिकारी है, हमारे कई मंत्रियों से बात होती है, हम कई विधायकों से बात करते हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे हैं, एलजी जो कहते हैं उनके सुनते हैं, तो बताइए हम काम क्या करें। हम छोटी सी फाइल के लिए भी अगर जाते हैं तो एलजी ऑफिस से उसका अप्रूवल जो भी वो है पहले इस तरीके का नहीं होता था, हम जो फाइल भेजते थे वो आ जाती थी, लेकिन कुल मिला के जो मुश्किलें जो है वो पेश की जा रही थी, तो अरविंद केजरीवाल बहुत एक तरीके से एक दूरदर्शी एक नेता के रूप में है, वो समझ गए थे कि ये 4 महीने हैं, 4 महीने के अंदर अगर मैं सीएम बना रहा तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी, उससे मुझे दिक्कतें होंगी, तो इससे अच्छा उन्होंने जो है इस पद से इस्तीफा देकर और अपनी पार्टी को जो है मजबूत करने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया इकरार, आपने इसमें इतनी सारी जानकारी दी। अमरेंदु जी, अभी इकरार जो बता रहे हैं कि किस तरह पर वो हम लोग की चाहे नगर निगम की बात हो, चाहे दिल्ली की सत्ता की बात हो, बीजेपी बहुत बेचैन है कि किसी भी तरह से वो सारी पावर अपने होल्ड में रखे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के कारण अब तक ऐसा करना मुश्किल हो रहा था और अब इस इस्तीफे के बाद शायद बीजेपी के लिए ये परेशानी और बढ़ जाएगी। तो ऐसे में बीजेपी क्या करेगी ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन यहाँ जो मेरा सवाल उनसे था, इकरार से था, वही आपसे भी जानना चाहूंगी अमरेंदु जी, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि 10 सालों में ये जो आपकी जो बदलाव आया है और खासतौर पे जो नेता अब आपसे अलग हुए हैं और इधर आप और कांग्रेस के बीच एक जो नए किस्म का गठबंधन, हालांकि हरियाणा में नहीं हुआ है लेकिन दिल्ली में तो हुआ ही था, आपको क्या लगता है कि अब दिल्ली की पॉलिटिक्स किस तरह से बदलने वाली है और इसमें बीजेपी किस तरह से घिरने वाली है, क्योंकि बीजेपी के हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा, ये अब फिर से एक बार दिख रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए समिता जी, बीजेपी के हाथ तो खैर कुछ नहीं लगेगा, ये तो एकदम स्पष्ट है, चूंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मामले में बहुत मजबूत हैं और अभी तक जो हम लोग भी ज़मीन पे बात करते थे, इकरार भी बताएंगे कि ज़मीन पे अगर आप किसी आम आदमी से बात कीजिए तो वो भी यही कहता था कि अरविंद केजरीवाल को ज़बरदस्ती जेल भेजा गया है और ये मोदी जी की खुन्नस है। ये एक आम परसेप्शन था, मतलब ये हमारा परसेप्शन नहीं, हम लोग तो खैर विश्लेषण करते हैं, अपने तरीके से करते हैं, जो चीज़ें समझते हैं, लेकिन अगर आप किसी आम आदमी से सड़क चलते किसी आदमी से आप पूछ लीजिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के विषय में तो यही कहा जा सकता है। अब वो घोटाला हुआ नहीं हुआ वो सब जांच की चीज़ें हैं, और हुआ तो कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ, कौन कौन था उसमें, वो सब अलग की चीज़ें हैं, वो जांच होगी और कब तक जांच होगी वो बाद में तय होगा। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल को लेकर जनता में एक सिंपैथी है और इसमें और ये इस्तीफे की घोषणा के बाद ये सिंपैथी और ज़्यादा बढ़ गई। अब जहाँ तक सवाल है कि इन 10 वर्षों में क्या बदला, देखिए समिता जी, 10 वर्षों में बदला ये है कि पहले अरविंद केजरीवाल की पार्टी सिर्फ स्कूल की बात करती थी, अस्पताल की बात करती थी, पानी की बात करती थी, फ्री बिजली की बात करती थी, सिर्फ यही बातें होती थी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी जातिगत जनगणना की भी बात कर रही है और सिर्फ बात ही नहीं कर रही है, ये हमला कर रही है कि आरएसएस और बीजेपी जातिगत जनगणना के खिलाफ है और ये नहीं चाहते ये हो, चूंकि इससे समाज की असली स्थिति सामने आ जाएगी। तो 10 वर्षों में ये बदलता हुआ समिता जी अब दिखाई पड़ रहा है, यानी अब जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, जो राजनीतिक दलों की विचारधारा होती है, अब उस विचारधारा की तरफ भी आम आदमी पार्टी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। इन 10 वर्षों में ये बड़ा परिवर्तन देखने को आम आदमी पार्टी में दिखाई पड़ रहा है। अब इसके पीछे क्या ये कारण है कि अरविंद केजरीवाल अभी तक जो बातें करते थे, अनुच्छेद 370 के कुछ क्लॉज हटाए गए, अरविंद केजरीवाल उसके समर्थन में आए, उन्होंने जनमत संग्रह की वहाँ बात कर दी, इस तरह की चीज़ें जो करते थे वही आम आदमी पार्टी अब बात कर रही है जातिगत जनगणना की। यानी अब आम आदमी पार्टी का जो राइट टू सेंटर था वो अब सेंटर टू लेफ्ट की तरफ हमको बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है समिता जी। ये एक तरीके से देखा जाए तो 180 डिग्री
पे आम आदमी पार्टी अब घूमती हुई दिखाई पड़ रही है। यानी अब जो जनता के सवाल होंगे, जो पॉलिटिकल इश्यूज होंगे, उन पे आम आदमी पार्टी की अब एक स्पष्ट नीति हमको सुनने को मिलेगी, हम समझ सकते हैं। गुजरात का चुनाव हुआ, गुजरात के चुनाव से पहले जिस तरीके से बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे उनको रिहा किया गया, उस पर जब अरविंद केजरीवाल से वहाँ सवाल किया गया था तो उन्होंने उस पर उत्तर नहीं दिया और कहा कि हम तो बिजली पानी की बात करते हैं, इसकी हम बात करते हैं। बिजली पानी की बात दिल्ली के लिए ठीक है, बिजली पानी की बात, लेकिन अगर आप गुजरात जाएंगे, अगर आप हरियाणा जाएंगे, अगर आप पंजाब जाएंगे, अगर आप उत्तर प्रदेश आएंगे, तो आपको यहाँ की जो मूल सवाल हैं, जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, उन पर भी बात करनी पड़ेगी। तो यानी अब आम आदमी पार्टी ये समझ रही है कि उसको अगर राजनीति में जिंदा रहना है और एक जो उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल गया है उस पर अगर उसको बने रहना है, वो दर्जा बचाए रखना है, तो उसको पॉलिटिकल इश्यूज पे बात करनी होगी। ये एक समिता जी 10 वर्षों में हमको एक शिफ्ट आम आदमी पार्टी की तरफ देखने को मिल रहा है। अब अरविंद केजरीवाल आए हैं दिल्ली, जाहिर सी बात है कि दिल्ली उनको अपने कब्जे में रखना है। आम आदमी पार्टी की वक़्त तभी तक है जब तक दिल्ली उनके पास है। दिल्ली अगर आपके पास नहीं है, आप पंजाब में आ जाइए, आप हरियाणा में आ जाइए, आप गुजरात में आ जाइए, कहीं भी आ जाइए, लेकिन अगर दिल्ली आपके पास नहीं है तो अरविंद केजरीवाल की मकबूलियत कम हो जाएगी और पार्टी का वर्चस्व भी एक तरीके से, मतलब पॉलिटिकल स्पेस जो है देश का, उसमें कम हो जाएगा। तो दिल्ली उनको हर हाल में बचाए रखना है, तो जाहिर सी बात है कि वो दिल्ली की बात भी करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के चुनाव को देखते हुए दिल्ली की बातें कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए इंडिया गठबंधन का वो जिस तरीके से हिस्सा है, तो इंडिया गठबंधन के जो मुद्दे हैं उन पर वो इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है 10 वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन आम आदमी पार्टी में देखने को मिल रहा है। सुमित्रा जी जी बिल्कुल, जो आम आदमी पार्टी जिस पर बीजेपी की बी टीम होने का ठप्पा लगा हुआ था, अब वो बिल्कुल इस तरह से बता रही है कि हम बीजेपी के साथ बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम बहुत सारे मुद्दों पर उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, यहाँ तक कि हिंदुत्व के मुद्दे पर भी। क्योंकि आज सौरभ भारद्वाज ने जो बातें कही, उन्होंने कि राम जब वनवास गए तो भरत ने उनके खड़ाऊ लेकर शासन चलाया, इस तरह की बातें आज के उनके बयानों में हैं। हम एक बार सुन लेते हैं कि और इसके अलावा सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को लेकर क्या कुछ कहा, उसके बाद हम समझते हैं कि बीजेपी की इस पॉलिटिक्स को आम आदमी पार्टी किस नजरिए से देख रही है और किस तरह उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। सुन लेते हैं सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा। और पे टाइमलाइन ये है कि कल ये फैसला मुख्यमंत्री जी ने जनता के बीच में रखा है। कल इतवार था, आज ईद की छुट्टी है, लिहाजा कल यानी कि मंगलवार को जो पहला वर्किंग डे आता है उसमें मुख्यमंत्री अपने इस्तीफे को दे देंगे और इस्तीफा जैसे ही मंजूर होगा उसके बाद विधायक दल की जो है बैठक होगी। विधायक दल अपना एक नेता चुनेंगे, जो नेता चुना जाएगा वो अपना स्टेक टू पावर, जो अपना क्लेम है, वो उपराज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को अपना क्लेम देंगे। क्योंकि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हमारे 60 विधायक हैं, तो जाहिर सी बात है उनको बुलावा आएगा और जब वो बुलावा आएगा तो फिर वो जो है अपनी शपथ लेंगे। तो इस तरीके का है और मुझे लगता है कि ज्यादा दिन नहीं, 1 हफ्ते के अंदर ये सारी की सारी प्रक्रिया हो जानी चाहिए। विधानसभा का एक्शन प्लान क्या होगा, किस तरीके से वो काम करेंगे, क्या कुछ है? अब तो भाई जो आएंगे वही काम करेंगे, वही एक्शन प्लान बताएंगे। अगर एक्शन प्लान भी मैं ही बना दूं उनका तो फिर कैसे चलेगा? अच्छा, एक ये भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि जनता के बीच में जाएंगे, जनता से ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो सीएम की कुर्सी पे रहेंगे। लेकिन ये आरोप लग रहा है कि एक राजनीतिक मजबूरी थी, आप लोगों को महिलाओं को 1000 रुपया देना है, वो जब तक कैबिनेट की बैठक नहीं होगी, उसमें पास नहीं होगा, तब तक नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल कैबिनेट की बैठक बुला नहीं सकते, इसलिए वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहे हैं, लेकिन छोड़ने के लिए वो नाखून कटा के शहीद बन रहे हैं। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी 6 महीने से उनका रेजिग्नेशन मांग रही थी और वो ये कह रही थी रेजिग्नेशन इसलिए दो क्योंकि सरकार नहीं चल सकती जेल से, मगर जेल से सरकार अरविंद केजरीवाल ने चला के दिखाई। अब वो बाहर आ गए थे तो वो फिर मांग रहे थे, अब दे दिया तो कह रहे नहीं साहब इन्होंने इसलिए नहीं दिया, इन्होंने इसलिए दिया। अरे तुम क्यों मांग रहे थे, फिर तुम मत मांगते, हमारी पॉलिसी ना आने देते, तुम चाहते हो हमारी पॉलिसी आ जाए इसलिए मांग रहे थे, ऐसा तो नहीं। हर तरीके से सरकार के काम किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री को इजाजत थी कि वो जितनी भी फाइलें एजी के पास भेजी जानी है वे फाइलें साइन कर सकते थे और सारी की सारी फाइलें उनकी साइन की हुई जाती हैं। दूसरी बात, जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मेजॉरिटी से बने, फरवरी 2014 से, माफ कीजिएगा 15 से, तब से लेकर अब तक बंदिशें ही बंदिशें मुख्यमंत्री जी के पास रही हैं
मगर बंदिशों में भी जो काम कर ले उसका नाम अरविंद केजरीवाल है, इसीलिए जनता बार बार उनको वोट डालती है। तो ये सब तो कुतर्क हैं, ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी परेशान है। मैं कल एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता से मिला, नाम बताऊंगा तो आप वो नाराज हो जाएंगे, और एक नहीं कईयों से मिला। एक जगह मुलाकात हो गई, फिर एक जगह आज सुबह एक भारतीय जनता पार्टी के नेता से बातचीत भी हो रही थी। इकरार ये जो बता रहे हैं सौरभ भारद्वाज, सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि बंदिशों में जो काम करे उसका नाम अरविंद केजरीवाल है, और बीजेपी की प्लानिंग को किस तरह से चौपट कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, ये भी उन्होंने बता दिया। आपको क्या लगता है, हरियाणा चुनाव का नाम नहीं है, लेकिन हरियाणा चुनाव पे इस फैसले का क्या असर हो सकता है? जल्दी से आपका जवाब चाहती हूँ, फिर अमलेंदु जी के पास आऊंगी। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब से फैसला लिया तो उनके प्रति जो है लोगों की एक भावना, एक तरीके से जो कई लोगों में ये भी संशय था क्या इन्होंने जो घोटाला किया है नहीं किया है, जनता है वो कई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी है, वो सारी चीजें। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की घोषणा की है तब से लोगों में एक सिंपैथी बनी है। हम लोगों के बीच जा रहे हैं, हम लगातार हम लोगों के बीच जाते हैं, वहाँ सभी लोगों का यही, अभी मैं बदरपुर के जो है वो हरियाणा का बिल्कुल बॉर्डरिंग इलाका वहां था, कुछ लोगों की वहां मैंने राय ली, तो वहां लोगों का साफ तौर पर ये कहना था कि देखिए मुख्यमंत्री के तौर पर हमें आज भी अरविंद केजरीवाल ही पसंद था, अगर उनके अलावा कोई और नाम आता है तो वो है हम जो है वो आतिशी को लोग पसंद कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं हरियाणा चुनाव को लेकर है, क्योंकि बॉर्डरिंग एरिया है, यहाँ से बहुत सारे लोग हरियाणा रोज जाते हैं, ये पूरा बदरपुर बॉर्डर है, यहाँ से उस पार से जो है वो शुरू हो जाता है, हरियाणा शुरू हो जाता है यहाँ से। तो हरियाणा के लोगों से हमने बातचीत की, सभी का ये कहना था कि देखिए अरविंद केजरीवाल जो है ना, वो जो दिल्ली में जो सुविधाएं जो मिल रही है ना, हम चाहते कि वो सुविधाएं हमें यहाँ भी मिले। तो ये एक तरीके से जब पहले हम डीबी लाइव की टीम हरियाणा गई, हमने देखा कि जिस तरीके का जो माहौल था वो सिर्फ कांग्रेस का माहौल था। हर आदमी जो है, एक ठेले पे भी एक आदमी भी खड़ा, अगर हम उससे पूछ रहे हैं तो सीधा वो दीपेंद्र हुड्डा का या भूपेंद्र हुड्डा का नाम ले रहा है, सीधा सीधा कांग्रेस कह रहा है। लेकिन जब से ये बात हुई है, कुछ लोगों, क्योंकि दिल्ली है ये एनसीआर का इलाका, इससे लगता है यहाँ हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोग जो है यहाँ पल्ला गांव में नजदीक है या उधर बॉर्डरिंग इलाके जितने, सब लोग यहाँ नौकरी के लिए आते हैं। कुछ लोग इसमें सरकारी मतलब नौकरी भी करते हैं, कुछ लोग प्राइवेट भी है। तो इन सभी लोगों का कहना था कि देखिए ये हमें लगता है कि ईमानदार आदमी है, इसको जो है पद का लालच नहीं है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का ये फैसला हरियाणा चुनाव में कुछ ना कुछ तो असर डालेगा। और यहाँ मुझे जो एक बात लगती है, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि कल जब अरविंद केजरीवाल ने जब अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि संदीप पाठक, जो कि अरविंद केजरीवाल के बहुत राइट हैंड है और पार्टी के पॉलिटिकल सारे मामले वही देखते हैं, संदीप पाठक ही देखते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे उनसे भी नहीं मिलने दिया गया, वो मेरे पास आते थे, मुझसे बातें करते थे, भाई मुझसे वो रोमांटिक बातें तो करने नहीं आते थे, मेरी पार्टी के पॉलिटिकल सारे मामले वो देखते हैं, इसलिए वो मेरे पास आते थे, पॉलिटिकल बातें मुझे करते थे। तो बहुत हद तक इसमें मुझे जो एक संदेश नजर आया वो ये आया कि लास्ट के समय में हो सकता है कि संदीप पाठक या संजय सिंह का भी बयान आया था कि अरविंद केजरीवाल से नहीं मिलने दिया गया। तो जो एक बात निकल के आ रही वो मुझे भी ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल खुद ये चाहते थे कि जो है हरियाणा को लेकर कोई संदेश देना चाहते थे, लेकिन अंतिम समय पर जो है उनके नेताओं को जो वो मिलने नहीं दिया गया तिहाड़ जेल के अंदर, इसके कारण शायद मिस कम्युनिकेशन या उसके वजह से ये सारे कैंडिडेट जो उतारे गए। जो मुझे लगता है, मुझे जो समझ में आया है वो, क्योंकि संदीप पाठक जैसे अगर जो कि सारे मामले देखते हैं, पॉलिटिकल मामले देखते हैं, अगर उनको नहीं मिलने दिया जा रहा, वही सब निर्णय लेते हैं। अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो सारे निर्णय लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे मुझे सबसे बड़ा रीजन ये भी लगता है, अगर अरविंद केजरीवाल से संजय सिंह की मुलाकात हो जाती या उनकी होती तो हो सकता है कि हरियाणा में जो ये गठबंधन की जो बात हो रही थी उसे अमली जामा पहनाया जा सकता था, क्योंकि जिस समय इनकी बेल पे सुनवाई चल रही थी उस समय तक नॉमिनेशन हो चुके थे, समय बचा नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये है। और अभी तक जो जिस तरीके की बयानबाजी की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के ज्यादातर बड़े नेताओं ने हरियाणा को लेकर उस तरीके की अभी उत्साह दिखाया नहीं। हालांकि उन्होंने जो है, क्योंकि सभी सीटों पर तो प्रत्याशी उन्होंने लगभग उतार ही दिए हैं, तो पार्टी है वो चुनाव लड़ रही है, लेकिन बहुत इसके अंदर बहुत ज्यादा सोचने की भी जरूरत है कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने ऐसे समय पर ऐसी बात क्यों कही कि मुझे लास्ट के समय पे मुझे संदीप पाठक से नहीं मिलने दिया गया। तो एक बहुत बड़ा संदेश है। मुझे थोड़ा सा ये लगा कि हो सकता है इंडिया गठबंधन के लिए अभी थोड़ा सा वो पोलाइट है, वो चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर ही लड़ने में हमें फायदा होगा। जी अमलेंदु जी, आपने इकरार की भी पूरी बातें सुनी हैं
और इधर इससे पहले सौरभ भारद्वाज जो बातें कह रहे थे, और इकरार ने हमें दो महत्वपूर्ण बातें, एक तो ये जो संदीप पाठक से मुलाकात न करने देने का जो जिक्र है, और इससे पहले जो उन्होंने ये कहा कि मनीष सिसोदिया तक को नहीं पता था कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने जा रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है इस समय आम आदमी पार्टी के भीतर, और हरियाणा चुनाव में इसका असर, आपका क्या आकलन है, क्या समझते हैं आप? देखिए समिता जी, मुझे लगता है कि हरियाणा चुनाव आम आदमी पार्टी की प्राथमिकता में नहीं है। भले ही उन्होंने 90 प्रत्याशी खड़े कर दिए, 85 जो भी खड़े किए उन्होंने कर दिए हों, वो प्राथमिकता में नहीं है। और जो कुछ सीटें ऐसी होंगी जहां पे कांग्रेस के प्रत्याशी कमज़ोर हो सकते हैं, तो वहां वो अपने दम के साथ लड़ सकते हैं। और शायद अगर वहाँ होगी भी फाइट तो वो फ्रेंडली फाइट होगी वहाँ। चूँकि आज सुबह जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज का बयान आया है जातिगत जनगणना को लेकर, समिता जी ये साफ समझा जा सकता है कि वो इंडिया गठबंधन के मुद्दों पर सब एक मतलब आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है कांग्रेस के साथ में, वरना वो कुछ और बातें कर सकते थे। हरियाणा को लेकर कुछ बातें की जा सकती। हरियाणा को लेकर अभी तक अरविंद केजरीवाल ने भी कुछ नहीं बोला है, और पार्टी के किसी भी बड़े लीडर ने हरियाणा को लेकर इस तरीके की कोई बात नहीं की है कि इससे कुछ जाकर के देखा जाए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में कोई टसल की कोई चीज़ दिखाई पड़े। तो इसका मतलब एक चीज़ तो साफ समझ में आ रही, देखिए राजनीतिक दल है और चूंकि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है आम आदमी पार्टी को, तो चुनाव तो उनको हरियाणा में लड़ना था हर हाल में, इसमें कोई नहीं है। दूसरा 4 सीटों पर, 4 विधानसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव में उनकी बढ़त भी रही थी, तो इसलिए वो भी उनको जाहिर सी बात है क्लेम बनता है उनका, तो लड़ना था। और वो अपना राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बचाए रखने के लिए चुनाव तो लड़ने हैं। तो अब वो गठबंधन में जाके लड़ते या किस तरीके से लड़ते, वो एक स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन वो कांग्रेस को कोई नुकसान पहुंचाने के लिए लड़ेंगे वो बिल्कुल साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और कोई भी बयानबाजी किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसी नहीं आ रही है कि उससे कांग्रेस को कोई नुकसान होता हुआ वहाँ दिखाई पड़े। तो ये जो आशंकाएं जताई जा रही थी और जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही थी कि साहब जमानत इसलिए दी गई है कि वो जाके वहाँ नुकसान पहुँचाएंगे हरियाणा में कांग्रेस को और बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे, वो किसी भी तरीके से दिखाई नहीं पड़ रहा है। और ये स्पष्ट हो गया अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने से भी, और जिस तरीके से पार्टी के लोगों के बयान आ रहे हैं उससे भी, कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके की कोई मदद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आम आदमी पार्टी करने नहीं जा रही है, और भविष्य में भी ये सारे दरवाजे बंद हैं, ये निश्चित तौर पर समझ में आ गया। तो जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैलाई जा रही थी कि साहब वो आम आदमी पार्टी जो वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी, इस तरीके की चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं। और आगे भी भारतीय जनता पार्टी की कम से कम ये आशा मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरी होने वाली नहीं है। मित्रा जी बिल्कुल, बीजेपी को जब उसके हाथ में कुछ नहीं रहता तो बहुत तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है वो सामने आ जाती हैं। और इस बार हरियाणा चुनाव के पहले और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर इस तरह की चर्चाएं फिर से बीजेपी की ओर से शुरू हो गई हैं। और इन्हीं चर्चाओं में चर्चा ये भी है कि अरविंद केजरीवाल किसको सीएम बनाएंगे। बीजेपी की ओर से तो नाम सुनीता केजरीवाल का उछाला गया, लेकिन आज शाम को तय होगा कि असल में केजरीवाल अपनी सत्ता किसको सौंपने जा रहे हैं, अपना उत्तराधिकारी किसको बनाने जा रहे हैं। आतिशी, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज या कि कुलदीप कुमार, बहुत सारे अभी, या कैलाश गहलोत, बहुत सारे नाम सामने हैं, लेकिन फैसला तो अरविंद केजरीवाल को लेना है। क्या होगा अरविंद केजरीवाल का अब नया दांव, किस चेहरे पर अरविंद केजरीवाल अब लगाएंगे अपना दांव, ये आज शाम तक साबित हो जाएगा, सामने आ जाएगा। और ये देखने मिलेगा कि बीजेपी इसके बाद किस तरह की रणनीति बनाती है और किस तरह फिर वो हरियाणा चुनाव या कि जब दिल्ली चुनाव होंगे तो वो कैसे अरविंद केजरीवाल का सामना करने के लिए तैयारी करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो आप दोनों आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम इस चर्चा को यहीं रोकते हैं, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए हमारे सभी कार्यक्रम। उनको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।